ये चैनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए डेडिकेटेड है। मेरा नाम निधि है और कोशिश करेंगे आगे हम लाइव क्लासेस भी लें इस चैनल पे। फिलहाल आप रिकॉर्डेड एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। सो विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज टुडे। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा फ्रेंड्स, जिसमें हम आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे क्योंकि ये ट्रायल की तरह आई एम डूइंग एंड ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जो मीडियम होगा इस चैनल पे वो बायलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, सो दैट एवरीबडी जो भी देखना चाहता है वो इसको देखे और इससे बेनिफिट ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट ओनली। जो हमारा भारत का संविधान है उसने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार या न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को दिया है। जुडिशियल रिव्यू ओवर लॉ कैन बी डन अंडर ग्लाइड्स ऑफ डीपीएसपीज। और न्यायिक पुनर्वलोकन की जो प्रक्रिया है ये की जा सकती है किसी भी ऐसे लॉ पर, किसके दायरे में, डीपीएसपीज को ध्यान में रखते हुए। तो करेक्ट आंसर में बताना है यूजिंग द कोड्स 1 2 1 2 नीदर। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है? जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन का जो प्रक्रिया है जो संविधान ने दी है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ना देकर हायर जुडिशरी को दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन। अब ये जो प्रक्रिया है न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये एक तरह से इजाद किया हुआ कॉन्सेप्ट है जो ग्रेजुअली निकल कर आया विद लॉट ऑफ केसेस। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका केशवानंद भारती केस आ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी संविधान में संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हनन कर सकता है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एक तरह से पूरी तरह से हमारे सामने आई थी, जिसमें समय समय पर बदलाव किए जाते हैं और इसमें चेंजेस आते रहते हैं और इसमें चीजें ऐड करता रहता है सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, फेडरल इक्विलिब्रियम, संघीय इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, राज्यों के और केंद्र के मध्य एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। इस वजह से जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट्स को बिल्कुल कोई अधिकार ना दिए जाए, सेंटर सुप्रीम हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है तो दोनों को ही बराबरी के अधिकार, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर हम देखते हैं अपने संविधान में, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और जो हमारे नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अगर जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल 13 में इसके बारे में कहा गया है, जहां पर ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है या लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसे कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट्स के द्वारा, जैसे कि हायर जुडिशियम डिस्कस कर चुके हैं। अब डीपीएसपीज क्यों इसमें नहीं इंक्लूड किया है, और जो स्टेटमेंट था दूसरा वो क्यों नहीं है? तो देखिए, डीपीएसपीज या राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं, गैर न्यायोचित है। जब वो गैर न्यायोचित है तो उसके अनुरूप जो लॉ बनाया गया है उसको इस आधार पे अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये डीपीएसपीज का हनन कर रहा है। तो इस वजह से ऐसे कानूनों को अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये वायलेट करें, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है ना, जहां पे आप ये देखिए, जहां पे कानून हमारे पास है और वो हनन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का या बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वहां पर उसको नल एंड वॉइड करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन डीपीएसपीज जब ये इम्प्लीमेंट भी किए गए थे या जब ये संविधान में जोड़े भी गए थे या जब संविधान का भाग इनको बनाया गया है, तो इनको नॉन जस्टिसेबल की तरह बनाया गया, गैर न्यायोचित बनाया गया। और साथ में ये भी कहा गया कि संसाधन जो देश के पास, सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है उन्हीं के अनुरूप ये कार्य करेंगे।
उन्हीं के अनुरूप इनको लागू किया जाएगा। तो इस आधार पे डीपीएसपी के लिए कोई लॉ वायलेटिंग हम नहीं कह सकते हैं। अल्ट्रा मतलब इसको अल्ट्रा वायर्स या नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि वो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है। Which of the following statement about the पंचायत सिस्टम is are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पंचायत व्यवस्था के विषय में सही है बताना है। हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज रिजर्व फॉर विमेन। पंचायत में आधी सीट्स जो होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। When dissolved prematurely, the newly constituted पंचायत will continue for next 5 years. और अगर कोई पंचायत समय से पहले विघटित हो जाए, उसे विघटित कर दिया जाए, तो नई गठित पंचायत जो होगी वो अगले 5 साल के लिए कार्यरत रहेगी। इसमें से हमें करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, 2, both, neither। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं। जब हम पंचायत में बात करते हैं तो रिजर्वेशन आरक्षण जो है महिलाओं के लिए वो 1/3 आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। करेक्ट। कुछ राज्यों में ये बढ़कर 50% तक भी किया गया है, लेकिन संविधान में 1/3 रिजर्वेशन या आरक्षण की बात की है महिलाओं की। इसके साथ साथ SC, ST और OBC रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर भी निर्धारित करने की बात कही गई है। जिस प्रपोर्शन में OBC या SC, ST की जनसंख्या उस आधार पर उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि समय से पहले, समय पूर्व विघटित हो जाती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है और ये 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती है, तो ऐसे में जो नई पंचायत का गठन होगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा, वो केवल बचे हुए समय के लिए होगा। करेक्ट, यानी कि 5 साल के लिए नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई पंचायत 2 साल और 8 महीने बाद विघटित कर दी जाती है तो 5 साल से ये समय निकाल दिया हमने। अब नई पंचायत जो गठित की जाएगी वो 2 साल और 4 महीने के लिए की जाएगी। टोटल मिला के 5 साल हो जाएंगे जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो, राइट। तो इस तरह से बचे हुए टाइम के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज, एक और चीज है जो ध्यान में रखनी है कि अगर ये शेष समय 6 महीने से कम है, सिक्स मंथ से कम है, तो ऐसे केस में वो बचे हुए समय के लिए नहीं होगी, नई पंचायत का गठन पूरे 5 साल के लिए होगा। तो 6 मंथ से अगर कम का समय है, लेस देन 6 मंथ्स है, ठीक है। चलिए, द टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो टर्म लॉ है जो आर्टिकल 13 में जिसका प्रयोग किया गया है वो किस जो लॉ शब्द यूज किया गया आर्टिकल 13 में वो किस चीज को इंक्लूड करता है, किस तरह के विधेयकों को या किस तरह के कानूनों को इंक्लूड करता है। ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश को, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, जो लेजिस्लेशंस जो विधान बनाने की जो प्रक्रिया किसी और को दी गई है उसका अधिकार, इस तरह के जो लेजिस्लेशंस होते हैं, या लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर। इसके साथ साथ कोई ऐसे कानून जो संसद ने या फिर राज्यों की विधानसभा ने, विधानमंडल ने, विधानसभा कहेंगे यहाँ पे, जो राज्यों की विधायिका है उसने जो लॉज इनैक्ट किए हैं। तो इसमें से लॉ किन किन को इंक्लूड करता है हमें बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। इसका आंसर है तीनों, अध्यादेश, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस और जो विधेयक संसद या राज्यों की विधान मंडल ने बनाए हैं उन सभी को लॉ में इंक्लूड किया जाता है। ये कहां पर हमने पढ़ा है? लॉज को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करने के लिए आर्टिकल 13। कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार दिया गया। तो इसमें लॉ क्या इंक्लूड किया गया, समय समय पर इसको परिभाषित किया गया है।
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ लेते हैं एक बार हम, क्या होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कोई ऐसा विधेयक जो विधायिका के अलावा किसी ने बनाया है, कोई ऐसा कानून जो विधायिका के अलावा किसी और को ऑथराइज किया गया है बनाने के लिए, और ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है किसी एक्ट के द्वारा, कैन अलाउ समवन और सम बॉडी टू मेक एन एक्ट, में किसी और को अधिकार दे सकती है विधेयक बनाने का, लेकिन ये पार्लियामेंट करेगी एक्ट के द्वारा। करेक्ट। An act of parliament makes the system of specific or particular law and tends to contain an outline of the purpose of the law। और उसको बताती है कि क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, इसको समझने के लिए आर्टिकल 312 का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन से हमने समझा है 312 एक्चुअली क्या है। 312 राज्यसभा का विशेष अधिकार है, जिसमें राज्यसभा पार्लियामेंट को अधिकारित रूप से अधिकार दे सकती है कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कीजिए। करेक्ट। इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आता है कि एक तरह से हमने क्या किया है कि पावर ऑफ लेजिस्लेशन विल बी डेलीगेटेड टू द न्यू रिक्रूटर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। हमने उस अथॉरिटी को दे दिया है अधिकार अब नए कानून बनाने का। 312 में हम ये इंटरप्रेट करते हैं। तो इस तरह के जो विधान बनते हैं, जो जैसे कि हमने लोकल बॉडीज को दिया गया है अधिकार कहीं पे कानून व्यवस्था करने का, इस तरह के जो अधिकार होते हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। आपको जो भी डाउट से कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा क्वेश्चंस अपने, ताकि मैं उनको रिजॉल्व करूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू दी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो लोक लेखा समिति है उसके संबंध में स्टेटमेंट्स देखनी है हमें। इट इज अ स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, ये एक स्टैंडिंग वित्त समिति है। स्टैंडिंग का मतलब है परमानेंट, ठीक है, स्थायी। इट वॉज सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर इसको सेटअप किया गया है, इसके आधार पर सेटअप किया गया है। मिनिस्टर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी। कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री इसका सदस्य बन सकता है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इसके चेयरमैन की तरह कार्य करता है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी सिलेक्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन एज अ कन्वेंशन। और जो चेयरमैन है इस समिति का उसको ऑपोजिशन से सिलेक्ट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, चुना जाता है। ये कन्वेंशन के आधार पर ऐसा किया गया है, ये कहीं लिखा नहीं है, कन्वेंशन ऐसा बन गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें बताना है। 1 to 5, 1 and 2, 3, 5, 1 to 4। यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 5 विच इज ए। यानी कि ये एक बिल्कुल सही एक स्थायी वित्त समिति है। और 3 वित्त समिति देखी जाती हैं जो स्थायी वित्त समिति है। उसमें एक लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी है, और तीसरी है आपकी एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, ये 1919 के एक्ट के अंडर सेटअप की गई थी। बिल्कुल सही। कोई मिनिस्टर का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैन बिकम मेंबर ऑफ द कमेटी, ये गलत स्टेटमेंट है। मिनिस्टर्स का मेंबर नहीं हो सकता। लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसका चेयरमैन नहीं होता, वो चेयरमैन नियुक्त करता है। और ऑपोजिशन का पर्सन होता है जो चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, और ये कन्वेंशन के आधार पर। गाइस इसका आंसर यहाँ पे 1 to 4 लिखा है, प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ए है इसका आंसर। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन के संबंध में इनमें से स्टेटमेंट्स हमें बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एडजॉर्नमेंट मोशन मतलब हुआ आपका स्थगन प्रस्ताव। तो adjournment motion needs the support of 50 members of the house to introduce a matter of urgent public importance। स्थगन प्रस्ताव को 50 सदस्यों का सहयोग चाहिए होता है किसी विषय को, एक इंपॉर्टेंट पब्लिक जनहित का कोई विषय है जो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसको सदन में लाने के लिए। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। इसको केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। और राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको बताना है। 1, 2, 1, 2, neither 1 nor 2। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो आंसर इसका सी है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर 1919 के अंडर सेटअप की गई, लेकिन ये सेटअप की गई थी कमेटी 1921 में। ठीक है, लेकिन एक्ट यही है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको गलत मत करिएगा।
तो जो स्थगन प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट में लाया जा सकता है या लोकसभा में लाया जाता है जो सरकार है उसका ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी ऐसे विषय पे जो पब्लिक जनहित का विषय है और जो इम्पोर्टेंट है उसको बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट उसको नोटिस करना जरूरी है, जिसके लिए 50 मेंबर्स का सहयोग चाहिए होता है इसको लाने के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं हम सरकार के खिलाफ एक तरह का एक सेंसर देखते हैं, मतलब एक तरह से उनको आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट, ये एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार अपने काम में लगी हुई है, सरकार नहीं ध्यान दे रही है कि क्या चल रहा है। इस वजह से ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। करेक्ट। मैं आपको सेंसर अभी बता देती हूँ एग्जैक्टली। निंदा, इसको निंदा बोलते हैं। तो एक तरह सरकार की निंदा की आप अपना ध्यान, आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, कोई विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओनली। अब इनमें से कौन से अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, सिटीजंस को दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, जो किसी प्रकार के भेदभाव के जो अगेंस्ट राइट है जो हमें अधिकार मिला है, जिसमें कि ग्राउंड क्या होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कल्चरल एजुकेशन राइट्स, हमको पता ही है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार जो है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें दी गई है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, साथ में ही जो रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज करने का जो हमें अधिकार दिया गया है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, 1 2 1 2 3 3 एंड 4 ऑल द अबव। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। करेक्ट। ये 3 अधिकार एक्सक्लूसिव अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। आर्टिकल 26 के अंडर रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसको भी दिया गया है। ठीक है, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, कोई दुश्मन राज्य का व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी भारत के नागरिक और सिटीजन दोनों, फॉरेनर्स दोनों को यह अधिकार दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल इमरजेंसी नीड्स टू बी अप्रूव्ड एवरी 6 मंथ्स फॉर इट्स कंटिन्यूएशन, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको हर 6 महीने में अप्रूव करने की जरूरत है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको चलते रहने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर बोथ अप्रूवल एंड रिविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है इसको अप्रूव करने के लिए भी और इसको रिवाइज करने के लिए, मतलब इसको बढ़ाने के लिए भी आगे। प्रेसिडेंट कैन रिवोक अ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति इसको रिवोक कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन लोकसभा, और इसको वापस लेने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को इस प्रोसेस को पास होना पड़ता है लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमको बताना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4 2 एंड 3। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 1 2 3 4। करेक्ट। मतलब एक राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने के बाद उसको हर 6 महीने में अप्रूवल की आवश्यकता होती है। दोनों ही चीजें स्पेशल मेजॉरिटी से की जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित भी स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाता है, उसको रिवाइज भी स्पेशल मेजॉरिटी से किया जाएगा। राष्ट्रपति रिवोक कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि उसको रिवोकेशन को पास करना पड़ेगा, नेशनल इमरजेंसी का जो रिवोकेशन है उसको पारित करना पड़ेगा साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी द्वारा इसको पारित करके रिवोक किया जा सकता है।